चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, कल भी मैंने बता ही दिया था, है ना? यस तो क्या होता है ये, कौन बताएगा? हाइपोमेनोरिया क्या होता है? हाइपोमेनोरिया में सर ये होता है कि जो ब्लीडिंग होता है मेंसेस में वो बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में। और कुछ? एक्चुअली लिख लो, हाइपोमेनोरिया इज द कंडीशन, hypomenorrhea is the condition when menstrual bleeding या menstrual blood flow is very low or scanty, क्या सब आवाज हो रहा है? वेरी लो और स्कैंटी। यस सर, वेरी लो एंड स्कैंटी। और शॉर्टर ऑफ पीरियड, शॉर्टर ऑफ फ्लो पीरियड, अंडर ब्रैकेट कर दो लेस देन 2 days, अंडर ब्रैकेट कर दो लेस देन 2 days। यस ठीक है? यस सर। तो डिफिनेशन से क्या समझ में आया हमें? कि डिफिनेशन से ये समझ में आया कि अगर किसी लेडी को या किसी लड़की को ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है, स्कैंटी हो रहा है, यानी सिर्फ हल्का हल्का पैड पे दाग आ जा रहा है, ब्लीडिंग पूरी तौर पे स्टेन्ड ब्लीडिंग नहीं हो रहा है जो कि दिखे, सिर्फ दाग आ जा रहा है, या फिर एक मिनट, हेलो वालेकुम सलाम, बोलिए जल्दी। रेजिस्टेंस हो जाता है कभी कभी, M2BD, M4 को M2BD कर दो। हाँ, नहीं बाकी कुछ नहीं करें, रेजिस्टेंस हो जाता है, ओल्ड एज में बहुत कॉमन है रेजिस्टेंस। एज है ना ज्यादा, एज ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस होगा। नहीं चलेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या हुआ कि अगर ब्लड फ्लो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। ओके, सो अगर ब्लड फ्लो लेस देन नॉर्मल हो, यानी कि नॉर्मली क्या है अप टू द 80 ml, लेकिन लोअर वॉल्यूम का कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्कैंटी होगा, यानी हल्का बहुत ब्लीडिंग होगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ दाग आ जाए पैड पे, वैसी ब्लीडिंग, और या तो फिर स्कैंटी हो या फिर लेस देन 2 days में खत्म हो जाए, और नॉट अबव द मोर 80 ml ब्लीडिंग हो, उसको हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं, हाइपोमेनोरिया कहते हैं। ओके,
यस सर। तो अगर इसके हम सबसे पहली चीज देखें काउज के बारे में, तो काउज में जो है इसमें भी दो स्टेज है एज का, जो कि बहुत ही कॉमन है। वो स्टेज कौन सा है? वो स्टेज है जस्ट आफ्टर द प्यूबर्टी और प्रेसिडिंग वुमेन, यानी एडोलसेंट एज एंड ये क्या नाम है, प्रेसिडिंग मेनोपॉज। तो प्रेसिडिंग मेनोपॉज और इसमें जो है एडोलसेंट एज में अमूमनतः ऐसा होता है। उसके पीछे वजह ये होता है कि एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल तौर पर ऐसा हुआ करता है। तो पहला काउज क्या हो जाएगा? वो एडोलसेंट एज एंड मेनोपॉज, प्रेसिडिंग मेनोपॉज, एडोलसेंट एज और प्रीसीडिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट काउज क्या हो जाएगा? OCP, स्पेशली हार्मोनल OCP, हार्मोनल OCP। प्रीसीडिंग में सर ऐसा होता है क्या? हाँ, प्रीसीडिंग में सर होता है क्या हाइपोमेनोरिया? हाँ, OCP की वजह से भी हाइपोमेनोरिया होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे OCP देते हैं, या तो OCP या फिर अदर टाइप ऑफ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो होते हैं, कंट्रासेप्शन मेथड, जैसे एक यूट्राइन पैच आता है या वजाइनल पैच आता है, जो कि डेपोमिनोरा के नाम से आता है, या फिर जो है इसके नाम से आता है। क्या नाम है आपको? डेपो प्रोवेरा के नाम से आता है, डेपो प्रोवेरा के नाम से आता है। तो ये जो है वजाइनल इम्प्लांट कर दिया जाता है, और वजाइनल इम्प्लांट करने के नतीजे में क्या होता है कि धीरे धीरे एस्ट्रोजन रिलीज करता रहता है, और जब ये धीरे धीरे एस्ट्रोजन रिलीज करता रहता है, तो हाई एस्ट्रोजन के नतीजे में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम पे ये पूरा स्कैटर्ड हो जाता है, इंडोमेट्रियम को काफी थिक कर देता है। इंडोमेट्रियम को थिक करने की वजह से ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम जाती है। ठीक है। इसके अलावा IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUCD कह सकते हो, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी इसके लिए इसमें रोल प्ले करता है। ओके। तो दूसरा काउज क्या हो गया? हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स और पैचेस, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स और ये पैचेस, एंड इन IUCD। ठीक है। इसके अलावा हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, हाइपोथायराइडिज्म, या फिर एसरमन्स सिंड्रोम, क्या सर? एसरमन्स सिंड्रोम, ASHERMAN एसरमन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन एडिशन हो जाता है। इंट्रा यूट्राइन जो है, जो यूट्राइन बॉडी है, उसके इंटरनल पार्ट में एडिशन हो जाता है, और उस एडिशन की वजह से अमूमनतः क्या होता है कि दो लेयर जब आपस में चिपक जाते हैं, तो वैसी सूरत में ब्लीडिंग
कम होता है, एकदम ही कम होता है। ठीक है, तो एसाइमन सिंड्रोम या फिर यूट्राइन हाइपोप्लासिया, यूट्राइन हाइपोप्लासिया। इसके अलावा जो काउज जी। बन सकता है वो क्या बन सकता है? साइकोलॉजिकल काउज, यानी नर्वस एंड इमोशनल काउज, साइकोजेनिक फैक्टर। या नर्वस या इमोशनल फैक्टर, यानी साइकोजेनिक फैक्टर। इसके अलावा लीन एंड थिन या लो बॉडी फैट भी काउज करता है हाइपोमेनोरिया को। लीन एंड थिन या लो बॉडी फैट भी काउज करता है हाइपोमेनोरिया को। लीन एंड थिन एंड लो फैट बॉडी भी जो है, या लो बॉडी फैट, वो भी काउज करता है आपको हाइपोमेनोरिया। तो ये सारे कुछ काउजेज है जो कि आपको काउज करता है हाइपोमेनोरिया। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्राइन मायोमेक्टोमी कर दिया जाता है। यूट्राइन मायोमेक्टोमी कर दिया जाता है, जैसे किसी को इंडोमेट्रियम फाइब्रोसिस हो जाए या इंडोमेट्रियम फाइब्रॉइड हो जाए, वैसी सूरत में सर्जरी करके इंट्रा यूट्राइन मायोमेक्टोमी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस का जो कैविटी है, इंट्रा यूट्राइन कैविटी है, वो काफी छोटा हो जाता है और इसकी वजह से भी ऐसा होता है। सो इंट्रा यूट्राइन मायोमेक्टोमी, one of the other causes जी। intrauterine myomectomy. Okay, and जी। one important cause which we have not mentioning, that is the first and commonest cause. वो क्या है? वो है नॉर्मल यानी फिजियोलॉजिकल तौर पे ऐसा होता है। फिजियोलॉजिकल तौर पे अगर किसी को ऐसे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जाएगी, लेकिन अमूमनतः ऐसा होता है जब उसका हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि हो सकता है कि उसके मदर को या सिबलिंग्स को भी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन वो पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें जो है अगर एजुकेशन की, स्पेशली सेक्स एजुकेशन और जो है इस तरह की गायनेकोलॉजिकल एजुकेशन की कमी हो, जैसे अमूमन गांव घर में हुआ करता है, तो वैसी सूरत में ये अनडायग्नोस्ड रह जाता है। और जब कोई ये होता है तो वैसी सूरत में तो ऐसे इसमें ना ही कोई ऐसा है कि जिस तरह से हाइपरमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया या नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन वाले में इनफर्टिलिटी का जो रेशियो है, वही रेशियो हाइपोमेनोरिया में भी है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो है कोई ये काउज करता है, इनफर्टिलिटी काउज कर दे या अदर कोई काउज कर दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉर्मल यानी फिजियोलॉजिकल तौर पे भी बहुत सारी लेडीज में, फीमेल्स में या गर्ल्स में ऐसा होता है, तो उससे कोई घबराने का ये नहीं है। उसको जो है बाज़ाब्ते सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। जब हिस्ट्री वगैरह से एग्जामिन वगैरह से पता हो चल जाता है कि इसका फिजियोलॉजिकल तौर पे है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको एश्योरेंस साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ओके, सो सेम एज डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में फ्लो का हिस्ट्री लेंगे और ड्यूरेशन का हिस्ट्री लेंगे। फ्लो ड्यूरेशन का हिस्ट्री लेंगे। एक सबसे पहली चीज, हिस्ट्री में फ्लो में क्या होगा? बिल्कुल खून नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा सा बस दाग लग जाता है, ऐसे ही खून आता है महीने के दौरान। चलो भाई ठीक है, एक चीज हिस्ट्री में आया। दूसरी चीज
खून आता भी है तो 2 दिन से पहले ही खत्म हो जाता है। आज आया, थोड़ा सा आया, खत्म हो गया, या आज सुबह से आया, कल सुबह में खत्म हो गया। 2 दिन से ज्यादा नहीं होता, लेस देन 2 ही डेज होता है। 2 और लेस देन 2 डेज ब्लीडिंग होके रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है। ये एक हिस्ट्री हो गई। दूसरी चीज, अगर ऐसा कोई हिस्ट्री मिलता है तो फिर उसके फैमिली मेंबर का, यानी सिबलिंग्स, उसकी सिस्टर्स वगैरह जो है उसका, या फिर हम उसकी मदर का हिस्ट्री लेते हैं कि मदर में तो ऐसा नहीं पाया जाता है। अगर ऐसा मदर में है तो फिर चांसेस है कि जो है उनके बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अमूमन ये फिजियोलॉजिकल हुआ करता है। ठीक है। तीसरा जो हिस्ट्री है वो है बॉडी वेट से रिलेटेड। तीसरा हिस्ट्री जो है वो है बॉडी वेट से रिलेटेड। बॉडी वेट कैसा है, लीन एंड थिन, या काफी ओबेस तो नहीं है। ओबेसिटी डज नॉट मीन्स के फैट ज्यादा ही हो। ओबेसिटी इज डज नॉट मीन्स के फैट ज्यादा ही हो। समटाइम यू कैन सी द वेरी ओबेस पीपल, बट जब आप उसका बॉडी फैट एनालिसिस करवाएंगे तो पाएंगे कि लो बॉडी फैट है, तो उनकी मस्कुलेचर वैसी होती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो बॉडी वेट एंड बॉडी फैट, लो बॉडी फैट का हिस्ट्री हम पता करेंगे। इसके अलावा जो हिस्ट्री पता करेंगे वो मेनली 3 चीजों की हिस्ट्री और पता करेंगे। पहली चीज, कोई हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के बाद हिस्ट्री ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। हिस्ट्री ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। इसके अलावा लास्ट हिस्ट्री जो हम पता करेंगे वो क्या करेंगे, वो कि कोई इंट्रायूट्राइन मायोमेक्टोमी तो नहीं हुआ है। इंट्रायूट्राइन मायोमेक्टोमी तो नहीं हुआ है। ये हिस्ट्री अब यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता है। अब गायनेकोलॉजिकल से शिफ्ट करेंगे हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे। गायनेकोलॉजिकल से हम शिफ्ट करेंगे। गायनेकोलॉजिकल में एक और इम्पोर्टेंट बच गया, वो क्या है, एज। इससे हम पता करेंगे कि कहीं प्रेसिडिंग मेनोपॉजल एज में तो नहीं है। गायनेकोलॉजिकल में हम एक और चीज क्या पता करेंगे कि कहीं प्रेसिडिंग मेनोपॉजल स्टेज में तो नहीं है, तो एज भी इम्पोर्टेंट है। या फिर एडोलसेंट एज में तो नहीं है। ये 2 चीजें हम पता करेंगे। ठीक है। एज से या तो एडोलसेंट एज हो या फिर प्रेसिडिंग मेनोपॉज हो। इसमें एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन की वजह से ऐसा होता है। ओके। जी अब ऑब्स्टेट्रिकल, ये सब लिखते जा रहे हो ना आप लोग? जी सर, लिख किसी को कोई छूट नहीं ना रहा है? नहीं सर, हिस्ट्री में सर फ्लो ड्यूरेशन हिस्ट्री, सिबलिंग हिस्ट्री, मदर हिस्ट्री, बॉडी वेट, लो बॉडी फैट, हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोप्रोलैक्टेमिया और इंट्रायूटेराइन मायोमेक्टोमी, और ये एज हिस्ट्री में प्रेसिडिंग मेनोपॉजल और एडोलसेंस। इतना सर लिखे हैं। इसके आप इसी में हिस्ट्री को और आगे बढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री को और आगे बढ़ाने पे हम कंट्रासेप्शन हिस्ट्री लेते हैं। अगर वोमेन है और ओवुलेटरी वोमेन है तो फिर हम हिस्ट्री ऑफ कंट्रासेप्शन लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंट्रासेप्शन में के हार्मोनल ओसीपी ले रही है या फिर हार्मोनल पैच चल रहा है, उसको हार्मोनल ओसीपी ले रही है, या फिर हार्मोनल पैच लगवा रखी है, या फिर आईयूसीडी है, वैसी सूरत में भी हमें मिलेगा कि हाइपोमेनोरिया होगा। ठीक है। तो ये चीजें हम हिस्ट्री में लेंगे। इसके बाद
इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में T3, T4, TSH, जिसमें हमें T3 या T4 एंड TS बढ़ा हुआ घटा हुआ मिलेगा एंड TSH बढ़ा हुआ मिल सकता है। T3 एंड और T4 घटा हुआ मिलेगा एंड TSH बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, हेलो जी जी जी। हाँ। इसके अलावा सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल शायद ये या जो है बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके केस में ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल इसमें ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा इसका जी अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम 2-3 चीजें पता करते हैं। सबसे पहली चीज कि यूट्राइन हाइपोप्लासिया तो नहीं है, यूट्राइन हाइपोप्लासिया तो नहीं है। दूसरी चीज के यूट्राइन हाइपोप्लासिया के बाद के इसका इंट्रा यूट्राइन मायोमेक्टोमी तो नहीं हुआ है, इंट्रा यूट्राइन मायोमेक्टोमी तो नहीं हुआ है। एंड तीसरी चीज के ये क्या नाम है आपको, इंडोमेट्रियम जो है वो इंडोमेट्रियम काफी थिक तो नहीं हो गया, उसमें कोई एडिजन तो नहीं है। इंडोमेट्रियम काफी थिक तो नहीं हो गया या उसमें कोई एडिजन तो नहीं है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता करते हैं। ठीक है, जी इसके अलावा समटाइम हाँ एक और कॉज है वो पीसीओडी, पीसीओडी या पीसीओएस। हाँ एक और पीसीओएस और हाइपर इंसुलिनिज्म। एक और कॉज क्या बनता है, पीसीओएस ये और हाइपर इन्वेस्टिगेट इंसुलिनिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म। ये कॉज में है सर या इन्वेस्टिगेशन में? तो तब फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन इसका करवाएंगे। काउज में इन 2-3 चीजों को लिख लीजिए, पीसीओएस, जी हाइपर इंसुलिनिज्म, PCOS, hyperinsulinism, हाइपर इंसुलिनिज्म। इसके अलावा हाइपर ये इंक्रीज एफएसएच और एलएच, इंक्रीज एफएसएच और एलएच, इंक्रीज एफएसएच और एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंक्रीज एफएसएच। ठीक है, जी इसके बाद अगर हम चाहे तो इसके चाहे क्या, इसके बाद जब ये सारा कुछ करेंगे तब डायग्नोसिस में इसमें क्या मिल जाएगा हमको, हाइपर इंसुलिन यानी कि इंसुलिन लेवल, सीरम इंसुलिन लेवल हाई मिलेगा, या तो सीरम इंसुलिन लेवल हाई मिलेगा या फिर एस्ट्रोजन लेवल हाई मिलेगा, या फिर एस्ट्रोजन ये एफएसएच लेवल हाई मिलेगा, या एलएच लेवल हाई मिलेगा, या एलएच लेवल हाई मिलेगा। ठीक है, ये सेरम इंसुलिनिज्म हाई हाई मिलेगा सर? एफएचएच, एलएच, एस्ट्रोजन, ये सब में से भी कोई हाई मिल सकता है हाइपोमेनेरिया के इंसुलिन, सीरम इंसुलिन, ये सब में से भी कोई हाई मिल सकता है हमें। ठीक है, हाइपोमेनेरिया के केस में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं इसके मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या कहना है कि जो कॉमनेस्ट काउज है हमारा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तौर पे अगर फिजियोलॉजिकल है
नॉर्मली ये ऐसा हो रहा है विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो फिर वैसी सूरत में हमें सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट की देने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की जरूरत है। उसको समझाने की जरूरत है कि इससे ना आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही इसकी वजह से आपको कोई इनफर्टिलिटी वगैरह डेवलप होगी, ना ही आपको कोई और तकलीफ इसकी वजह से होगी। आता है कम, कुछ लोगों में ऐसा आता है, चूंकि आप खुद अपनी मम्मी में या फिर अपने बहन में देख सकते हैं, हिस्ट्री का इसके जरिए पता लगा सकते हैं क्या उन लोगों को कोई इसकी वजह से तकलीफ हुई, नहीं हुई। तो अमूमनतः इसको एश्योरेंस देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। वहीं अगर प्रेसीडिंग मेनोपॉज है या फिर एडोलसेंट एज है, अगर एडोलसेंट एज है तो उसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि देखो बाबू या देखो बच्ची, ये 2 साल का पीरियड है जिसमें आपका अंडाशय यानी ओवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं होता है, जिसकी वजह से एनओवुलेटरी साइकिल होता है, तो उसमें ब्लड कम आता है, उसमें सर फिर से बोल दीजिएगा, आवाज सही नहीं आ रहा। अगर एडोलसेंट स्टेज है तो उसमें एक चीज और ऐड करेंगे कि उसको समझाएंगे लड़की को कि देखो बाबू, अभी तुम्हारा एज नहीं हुआ है, इसकी वजह से तुम्हारे अंडाशय यानी ओवरी जो है, ओवरी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, और ओवरी प्रॉपर वर्किंग नहीं होने की वजह से अभी तुम्हें खून कम आ सकता है, जो कि ये पीरियड अगले 2 साल तक चल सकता है। उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, 2 साल बाद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ये भी कोई साइकिल सपोर्ट हो गया। 2 साल मेनाज से लेके 2 साल तक का एक पीरियड होता है जिसमें एनाओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होता है, एनाओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल। उसी तरह अगर कोई प्रेसीडिंग मेनोपॉज का केस है तो उनको बताएंगे कि देखिए, चूंकि आप अगले 2-4 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर जो है आपका मेंस्ट्रुएशन आना बंद होगा, क्योंकि आपका ओवरी जो है, अंडाशय जो है, वो प्रॉपर तौर पे वर्किंग नहीं है। अब ये अपना इसमें जो है एज फैक्टर डेवलप हो रहा है, ये एट्रोफाइड हो रहा है। एट्रोफाइड होने की वजह से ये जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से जो आपका मेंस्ट्रुएशन है उसमें अंडे नहीं आ रहे हैं, और जब अंडा नहीं आएगा तो मेंस्ट्रुएशन क्लियर नहीं होगा, ब्लड ज्यादा नहीं आएगा। इस तरह से उसे समझाना है, ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई ये केस है कि उसको एडिशन है, अगर उसको एडिशन है, जैसे असर्मन सिंड्रोम है, एडिशन है, इंट्रायूट्राइन एडिशन है, तो इंट्रायूट्राइन एडिशन के लिए अमूमन तक कुछ कर नहीं सकते, स्पेशली इन टिल दैट एज, जब वो ये प्लान कर ले कि हाँ अब मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो उसके बाद उसको जो है हिस्टेक्टोमी किया जा सकता है या फिर ये किया जा सकता है। लेकिन टिल द एज ऑफ फर्टाइल और उसको बच्चे चाहिए, तब तक एडिशन के लिए उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समटाइम लेप्रोस्कोपिक एडिशन रिमूवल सर्जरी करते हैं जब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी काउज हो जाए, जब इसकी यही एक काउज आपको दिखने लगे इनफर्टिलिटी का, तब जाकर के हम वैसी सूरत में लेप्रोस्कोपिक एडिशन रिमूवल सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक एडिशन रिमूवल सर्जरी करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ऐसा है कि इंट्रायूट्राइन मायोमेक्टोमी है, तो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बस एश्योरेंस दे सकते हैं कि देखिए, चूंकि यूट्रस का कुछ पार्ट आपका निकाल दिया गया है, तो यूट्रस आपका छोटा हो गया है, और यूट्राइन वाल छोटा होने की वजह से, इंट्रायूट्राइन वाल छोटा होने की वजह से आपको ब्लीडिंग कम आ रहा है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब ये ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। ओके ओके। इसके बाद अगर किसी को
ये है ओसीपी, हार्मोनल ओसीपी काउज कर रहा है तो उसको ओमिट करवाएंगे। अगर किसी को आईयूसीडी काउज कर रहा है तो आईयूसीडी को रिमूव करवाएंगे, या रिमूव करेंगे या करवाएंगे, जो भी हो बोलो आप। तो अगर किसी को ओसीपी काउज है तो ओसीपी को ओमिट करवाएंगे, बंद करवाएंगे। वहीं अगर किसी का आईयूसीडी काउज कर रहा है तो आईयूसीडी को ये रिमूव करेंगे, ठीक है। वहीं किसी का को अगर काउज कर रहा है कि ये क्या नाम है आपको, हाइपर इंसुलिनिज्म हो जा रहा है, हाइपर इंसुलिनिज्म हो जा रहा है, तो वैसी सूरत में हम क्या करेंगे कि इनको ऐसे लोगों को हाई कार्ब डाइट सलाह देंगे, हाई कार्ब डाइट का सलाह देंगे। हाई कार्ब डाइट मीन्स हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। कहेंगे थोड़ा मीठा ज्यादा लीजिए, कहेंगे थोड़ा जो है ये कीजिए। और हाइपर इंसुलिनिज्म का जो है काउज रूल आउट करेंगे कि हाइपर इंसुलिनिज्म किस वजह से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल का कोई हाइपरप्लासिया हो गया है, पेनक्रियाज के कोई बीटा सेल का हाइपरप्लासिया हो गया, उसकी वजह से। अगर पेनक्रियाज के बीटा सेल का हाइपरप्लासिया होता है तो वैसी सूरत में, या फिर कोई पेनक्रियाटिक ट्यूमर होता है बीटा सेल पे, हेड ऑफ पेनक्रियाज में कोई ट्यूमर होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है, अगर कट जाता है, जो कि लगभग 2.5 मिनट में कटेगा, वैसी सूरत में तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे हम इसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे। मैक्सिमम 5-7 मिनट होगा अभी से, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। यस सर। चलिए, तो अगर किसी को हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है तो वैसी सूरत में कल ही मैंने बताया था कि कैबरगोलिन या फिर कैबरगोलिन की जगह हम डायनाजोल भी दे सकते हैं। कैबरगोलिन 0.25 से 0.5 mg ओडी, कैबरगोलिन 0.25 से 0.5 mg ओडी, या फिर डायनाजोल 50 mg to 200 mg in divided dose, 50 mg to 200 mg in divided dose, ठीक है। कैबरगोलिन सर, इसका डोज कैबरगोलिन 0.25 mg to 0.5 mg, कल भी तो बताया ही है। जी सर। ओडी या फिर डायनाजोल 50 mg to 200 mg, 50 से 200 mg in divided dose. Dose is depend upon the serum prolactin level. Dose is depend upon the serum prolactin level. जी ओके। इसके अलावा जी हम जो है फिर पता करेंगे कि कहीं इसको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो थायरॉक्सिन देंगे, हाइपोथायराइडिज्म है तो थायरॉक्सिन देंगे। डोज डिपेंड करता है उसके टीएसएच लेवल पे, डोज डिपेंड करता है टीएसएच लेवल पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जो शायद अभी तक नहीं बताया, वो कि थायरॉक्सिन जब भी देंगे एम्प्टी स्टमक देंगे, सुबह खाली पेट में देंगे। थायरॉक्सिन जब भी देंगे एम्प्टी स्टमक देंगे, सुबह खाली पेट में देंगे, ठीक है जी। वहीं अगर किसी का एस्ट्रोजन लेवल हाई जा रहा है, एस्ट्रोजन लेवल हाई जा रहा है, तो वैसी सूरत में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे।